अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉलीफॉर्म्स, ठीक है। तो इकोलाई भी कहा जाता है इसको, और कॉलीफॉर्म्स के नाम से भी क्वेश्चन आता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इकोलाई है या कॉलीफॉर्म है, क्या है। इवन मास्टर लेवल के बच्चे भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे कॉलीफॉर्म्स, ठीक है। इसमें हम इसे डायग्रामेटिकली देखेंगे, और लास्ट लेक्चर अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए। और देखिए, आप लोगों ने जो कोई सेपरेट क्वेश्चन समझना होता है, कोई डिज़ायरेबल टॉपिक हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, आपको मैं समझा दूंगी, ठीक है। ओके फाइन। कॉलीफॉर्म्स फर्स्ट डिस्कवर बाय एशर्स इन 1885, ठीक है। हम इसको इकोलाई भी कहते हैं, कॉलीफॉर्म्स भी कहते हैं। तो 1885 में एशर्स ने इसको डिस्क्राइब किया था और अपने ही नेम पर इसका नाम रख दिया था, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इकोलाई कहते हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और इकोलाई फाउंड इन इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ ह्यूमन एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अच्छा, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स या तो ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइनल ट्रैक पे, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ ह्यूमन एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से ग्रुप से इकोलाई या कॉलीफॉर्म जो है वो बिलोंग करते हैं। ग्रुप की हेडिंग आप लोगों ने देनी है। इट बिलोंग्स टू इंटीरियो बैक्टीरियेसी ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इंटीरो बैक्टीरियेसी जिसके लास्ट पे ACE आ जाता है वो ग्रुप्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह के इंजाइम्स के लास्ट पे एज आ जाता है, ACE आएगा, तो ये कौन सा होगा? ये ग्रुप में कंसीडर होगा। तो कॉलीफॉर्म्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? एंटीरो बैक्टीरियेसी, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। कॉलीफॉर्म्स आर अ पार्ट ऑफ आर नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है। अच्छा, ये इतना ज़्यादा हार्मफुल इसलिए नहीं क्योंकि देखिए हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक पे मौजूद है, हमें इतना ज़्यादा हार्म नहीं प्रोवाइड करता। तो ये हम डेली जो खाते हैं तो उसमें ये होता है मौजूद, ठीक है। तो ये हमारा डेली पार्ट है नॉर्मल लाइफ का। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देखते हैं। बेसिलस फॉर्म ही होती है। अच्छा, डायग्राम इसकी नॉर्मली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्मल बैक्टीरिया की होती है, बेसिलस फॉर्म है। ऑल ओवर कवर ये किससे है? फ्लैजिला से कवर है जी। हम लोगों ने पढ़ा था ये कौन सा वाला मतलब बैक्टीरिया होता है जिसके सारे फुल बॉडी पे जो क्या होंगे? फ्लैजिला होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिंपल, अगर आपको कोई भी डायग्राम आ जाती है इकोलाई के अलावा भी किसी बैक्टीरिया की तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलाई या तो कॉलीफॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले जी इकोलाई क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैसिलस होते हैं। बैसिलस का तो मैंने आपको बता दिया, इनकी बैसिलस फॉर्म होती है, ठीक है। तो और ये कौन से होंगे? ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में से ग्राम नेगेटिव होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एरोब्स होते हैं, ठीक है। एनारोब नहीं होते। अगर एनारोब होते भी हैं तो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, यानी कि फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या कहलाता है? मतलब कि लिव्स इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आप इनको ऑक्सीजन देंगे या नहीं देंगे ये उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनको कोई मस्ट नहीं है कि ऑक्सीजन होगी तो ही सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो डेड हो जाएंगे। नो, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ नॉट मस्ट फॉर देयर ग्रोथ। ऑक्सीजन मिलेगी तो भी ग्रो कर जाएंगे, नहीं मिलेगी तो भी ग्रो कर जाएंगे, इसलिए एरोब्स होते हैं, एनारोब्स नहीं होते, इनको ऑक्सीजन नहीं ज़रूरी होती। और नॉन फेस्टिडियस, ठीक है। फेस्टिडियस का मतलब क्या है? जैसे कि इनको ऑक्सीजन मस्ट नहीं होती इनकी ग्रोथ के लिए, ऐसे ही इनके लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट नहीं होते इनकी ग्रोथ के लिए। ये मतलब होता है फेस्टिडियस का। आगे हम पढ़ते हैं। नॉट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू ग्रोथ, यानी कि इसके लिए इसको स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते, जिसमें से आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि खाद वगैरह इसको नहीं चाहिए होगी, और डेड प्लांट्स इनको नहीं चाहिए होंगे, मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं। ये नहीं कि यही चीज़ें नहीं चाहिए, मे बी ये ज़्यादा ज़रूरी हो, लेकिन इनके लिए कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, ना ही इनको जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये हर हाल में जो है वो ग्रो कर जाते हैं, यानी कि इसकी फिर अमाउंट ज़्यादा होगी ग्रोथ की। जिनको मतलब कि कोई स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो फिर एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। लेकिन जिनको कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं, न्यूट्रिएंट्स या वाटर वगैरह कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो वो किसी भी इन्वायरमेंट में ज़्यादा ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। तभी तो ये कहा है कि हमारी जो डेली रूटीन में है ये इनकी अमाउंट तो बहुत ज़्यादा होती है। दे रिड्यूस नाइट्रेट इंटू नाइट्राइट, ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में रिडक्शन करवा कर उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दे आर थर्मोटॉलरेंट, यानी कि ये टेम्परेचर टॉलरेंस होती है इनमें, ये टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं। थर्मो मीन टेम्परेचर, टॉलरेंट मीन टॉलरेंस, यानी कि चीज़ को मतलब कि टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद होती है। दे कैन सर्वाइव अप टू 44 डिग्री सेल्सियस, ये 44 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर हो जाए, उससे भी अबव हो जाए तो ये सर्वाइव करते हैं। मतलब कि इनकी सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा।
एक तो ये थर्मोटॉलरेंट है भाई, ये तो हर मतलब 44 डिग्री सेल्सियस से भी अबव टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाएंगे। सेकंड ये जी, इनको कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट भी नहीं चाहिए होते इनकी ग्रोथ के लिए, ये हर हाल में ग्रो कर लेंगे, हर मतलब न्यूट्रिएंट्स मिले ना मिले, यानी कि नॉन फेस्टिडियस होंगे। थर्ड वन ये एरोब्स और फैकल्टेटिव एरोब, इनको तो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि इनकी तो फिर अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, ई कोलाई की। तभी तो आपने मोस्टली ई कोलाई का ही पढ़ा हुआ है, जहाँ पे भी आप बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पढ़ते हैं वहाँ पे ई कोलाई का ही पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट इसका इफेक्ट्स देखते हैं कि बेनिफिशियल होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, कौन से होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ई कोलाई, बेनिफिशियल और पैथोजेनिक बोथ, यानी कि इस ये हमारे लिए एज अ बेनिफिशियल है ही, लेकिन साथ ही पैथोजेनिक भी है। हमारे इंटेस्टाइनल में मौजूद तो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन वहाँ पे ये इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमें क्या फ़ायदा है भाई ई कोलाई का। दे मस्ट प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इन आर इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद है, तो वहाँ पर कोई और हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती, यानी कि ये हमें मतलब कि किसी और बैक्टीरिया की ग्रोथ से हमारे इंटेस्टाइन में प्रिवेंट करता है, हमें बचाता है। यानी कि जहाँ पर ये मौजूद होगा वहाँ पर कोई भी दूसरा हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस वगैरह आकर ग्रो नहीं कर सकता, हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता भाई, ये तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, ठीक है। तो और इसके पैथोजेनिसिटी भी हम देखते हैं कि इसके पैथोजेनिक इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं। ओके, तो पैथोजेनिक इफेक्ट कौन कौन से हैं। दे कैन कॉज ह्यूमन इलनेस, यानी कि ये जो ह्यूमन इलनेस हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में रहकर हमें बीमार भी कर सकते हैं, जो नॉर्मली हमें फीवर हो जाता है, ये भी इनकी वजह से हो जाता है, ई कोलाई की वजह से। वन ग्रुप ऑफ ई कोलाई कॉज और प्रोड्यूस टॉक्सिन, दिस ग्रुप इज नॉन एज वीरोसाइटोटॉक्सिन, VTEC। एक जो ग्रुप होता है ई कोलाई का, वो टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। एज वी नो दैट टॉक्सिन्स आर हार्मफुल फॉर अस, तो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे ई कोलाई के, वो भी हमारे हम पे कोई हार्मफुल इफेक्ट्स उनके होंगे, जैसे कि डायरिया हो जाता है। हम आगे पढ़ते हैं। दिस ग्रुप इज़ नोन एज वीरोसाइटोटॉक्सिन, VTEC। इस ग्रुप को हम वीरोसाइटोटॉक्सिन कहते हैं। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाता है कि ई कोलाई का कौन सा ग्रुप जो है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन सा है, वीरोसाइटोटॉक्सिन, VTEC, ठीक हो गया। अच्छा, वीरोसाइटोटॉक्सिन कॉज ब्लडी डायरिया, यानी कि डायरिया भी कॉज करता है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक ही इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है कि ये किसी अदर हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ से हमें प्रिवेंट करता है हमारे इंटेस्टाइन में, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। However, ताहम also more serve complications occur which may lead to cause kidney failure, यानी कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ई कोलाई के हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होने की वजह से कि हमारी किडनी फेल भी हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा स्वेयर कंडीशन हो जाती है अगर आपकी किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। इसी तरह 2011 में 9500 ह्यूमन केसेस आए थे, रिपोर्टेड हुए थे यूरोप में, ठीक है, जिसमें से 56 डेथ केसेस थे। यानी कि जब 2011 में 9500 केसेस आए थे जिनको किडनी फेलियर का इशू था, किसकी वजह से, ई कोलाई की वजह से, और जिसमें से 56 ह्यूमन बींग्स की डेथ हो गई थी, ठीक है। दैट इज़ वाई 2011 वॉज एन एक्सेप्शनल ईयर, ठीक है। यानी कि एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था कि ऐसा होगा। तो जो ई कोलाई है वो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हम एक बार ना इसके पैथोजेनिक इफेक्ट्स को ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमें इलनेस कॉज करता था। सेकंड वन पॉइंट इज़ कि ये हमें डायरिया भी कॉज करता है। थर्ड वन किडनी फेलियर, और किडनी फेलियर के बाद आप हिस्ट्री में 2011 का केस लिख सकते हैं जिसमें 56 डेथ केसेस आए थे, ठीक है, और 9500 रिपोर्टेड थे। और इसके अलावा जो है वो कौन सा ग्रुप था जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ई कोलाई का वीरोसाइटोटॉक्सिन, जिसको हम VTEC कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसमिशन के भाई ई कोलाई जो है मोस्टली हमारे इंटेस्टाइन में आता कैसे है। Transmission. People usually get infected by consumption of contaminated food, contaminated water, and also by contact in infection and infected animals and close connected with infected human beings. अच्छा, अब ह्यूमन बींग्स हमें मतलब इन्फेक्ट कैसे होती है, ये हमारे अंदर ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, तो कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू, यानी कि कोई भी हम फूड जो है वो अच्छी तरह कुक नहीं करेंगे, वॉश नहीं करेंगे, हम वेजिटेबल्स लेकर आते हैं और उसको खा लेते हैं वॉश किए बगैर, मोस्टली ऐसा होता है।
तो उसकी वजह से जो वो तो उसमें तो ई कोलाई क्या बहुत से बैक्टीरिया जी आपके अंदर जाके बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमें उसको बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए, बहुत अच्छे से। कभी कभार हम खाली सिर्फ पानी से हल्का सा वॉश कर लेते हैं और वो सही तरह वॉश भी नहीं होता, और जिसकी वजह से भी हमें डिजीज़ कॉज हो जाती है। इसी तरह कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि अगर हमारा सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं है, बॉयल वाटर, फर्स्टली तो आप बॉयल वाटर यूज़ करें, बहुत बेहतर है। हाँ, उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन ये तो आपकी नॉर्मली शॉप से आप जाएँ और न्यूट्रिएंट का पैक मिल जाता है 20 to 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का। आप डेली जो है पानी बॉयल करें और उसमें डाल के आप पी लें, ठीक है। मतलब डेली आपके लिए एक पैक बहुत होता है। बाहर फ़िल्टर से लाने से बहुत बेहतर है कि आप घर में पानी बॉयल करें। अब फ़िल्टर पे जो आपने मोस्टली देखा होगा आपके घरों में फ़िल्टर्स लगे होते हैं, तो उस पे एक लिखा होता है कि इतना ही इससे पानी जो है वो फ़िल्टर हो सकता है, ना इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा मतलब होगा तो वो फ़िल्टर नहीं होगा, वो गंदा ही पानी होता है। तो घर पे तो चलो ठीक है, आपके 1-2 हफ़्ते चल जाते हैं उस फ़िल्टर से, उसको चेंज करवाना पड़ता है, ठीक मतलब क्लीन करवाना पड़ता है। लेकिन जो बाहर फ़िल्टर से आप लोग पानी लेकर आते हैं, सॉरी टू से बट वहाँ तो 1 दिन में ही उसकी जो है उस पे जितनी मतलब उसकी कैपेसिटी है उस फ़िल्टर की पानी को क्लीन करने की, वो तो 1 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। तो मतलब कि आप वहाँ से क्लीन सिर्फ़ आप अपनी तसल्ली के लिए मतलब कहते हैं जी हम फ़िल्टर का पानी यूज़ करें, बट वो फ़िल्टरेट नहीं होता, ये गंदा पानी होता है। अभी आप लोग अगर घर में फ़िल्टर आप लोगों के लगे हुए हैं तो वहाँ पर जाके देखें, वहाँ पर आपको साफ़ मेंशन होगा कि सिर्फ़ इसमें से इतना ही पानी जो है वो मंथली आपका फ़िल्टरेट होके निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकल सकता। आपको उसे क्लीन करवाना पड़ता है, चेंज करवाना पड़ता है। तो आप लोग बेहतर है कि फ़िल्टर को बार-बार चेंज करवाने से, क्लीन करवाने से, बाहर से लाने से आप उसको बॉयल कर लें। वाटर बॉयल करें और उसमें न्यूट्रिएंट पैक ला के डाल दें, बिल्कुल परफ़ेक्ट वाटर है आपके आपके पीने के लिए, ठीक है। तो कंटेमिनेटेड वाटर से हो जाता है, कंटेमिनेटेड फूड से हो जाता है, और कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल जैसे कि पेट एनिमल्स होते हैं, अगर उनमें वो इन्फेक्टेड है ई कोलाई से ऑलरेडी, या उसको कोई डिजीज़ है, तो अगर आप उसके साथ इन पेट जो होते हैं उनके साथ तो हो ही जाता है बंदे का कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा, तो उससे भी आपको डिजीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर घर पे किसी बंदे को ई कोलाई से कोई इन्फेक्टेड है, उसे कोई डिजीज़ है, अगर आप उससे भी कनेक्टेड क्लोज कनेक्शन में हैं तो आपको हो जाएगी। तो बेहतर होता है कि इन चारों चीज़ों से हम अपने आप को जो है बचा के रखें, प्रिकॉशंस बेहतर होते हैं, क्योंकि फिर आपको पता है किडनी फेल हो गई तो ये तो कोई नॉर्मल थिंग है नहीं, डायरिया हो गया तो चलो फिर भी ठीक है, हो जाता है, मिल्ड इलनेस हो गई तो वो भी नॉर्मल है, लेकिन किडनी जो फेलियर है वो बहुत सर्व केस है, ठीक है। तो कौन कौन से 4 पॉइंट्स थे? कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, इन्फेक्टेड एनिमल्स और इन्फेक्टेड ह्यूमन्स। डायग्राम पे कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, क्योंकि मतलब रजिस्टर पे इतनी अच्छी-अच्छी डायग्राम्स मैं नहीं बना सकती। ऑनलाइन हो तो चलो बंदा बना लेता है पीडीएफ फॉर्म में। तो 4 पॉइंट्स आप याद रखिए: कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड इन्फेक्टेड ह्यूमन्स। आप इस पे बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं, वो आपको अब मैं जब आगे डिजीज़ बताऊँगी डिफरेंट है, मलेरिया है, रॉकी माउंटेन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, और भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ हैं, वो बताऊँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कंटेमिनेटेड फूड, वाटर ये सब जो है इफ़ेक्ट करते हैं हमें। नेक्स्ट है VTEC ऑल्सो फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। VTEC क्या था? साइटोटॉक्सिन, ठीक है। तो ये कहाँ पर, ये कौन सा था जो ई कोलाई का वो ग्रुप जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, और ये कहाँ पे फाउंड होता है? मोस्टली नहीं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, और भी बहुत सी जगह पे होता है, लेकिन वो ज़्यादातर ये वेजिटेबल्स में भी होता है, फ्रूट्स में भी होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये यानी कि किडनी फेलियर कॉज कर सकता है, डायरिया कॉज कर सकता है, तो अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी खाते हैं उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से धो के इस्तेमाल किया करें। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। रेफ्रिजरेट योर फूड। रेफ्रिजरेट, अच्छा, रेफ्रिजरेट करने से कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ना एक स्पेसिफिक जो है वो टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम रेफ्रिजरेट करते हैं वो फ्रीज़ हो जाता है, तो वो 0 डिग्री से भी लो पे चला जाता है, तो उनका क्या होता है, ये प्रोटीन नेचर होती है इनकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो प्रोटीन हमें पता है कि इंजाइमेटिक भी इनमें बिहेवियर होता है, तो इंजाइम्स अब हाईली सेंसिटिव होते हैं, ज़रा सा भी टेम्परेचर अप एंड डाउन होने की वजह से फ़ौरन उनकी डेथ हो जाती है। तो जब हम इनको रेफ्रिजरेट कर देते हैं तो इनके टेम्परेचर से बहुत कम हो जाएगा, और इनके इंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी और इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो फूड को वॉश करके रेफ्रिजरेट किया करें। रेफ्रिजरेट कर लेते हैं आप, तब भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो क्लीन हो जाता है, और मोस्टली जो मिल्क वगैरह है उनको हम बॉयल करते हैं तो भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्लीन हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाना, ठीक है,
ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों ने घर में देखा होगा। हाउ घर वाले जो हैं वो क्या करते हैं, दूध बॉयल कर लिया हमने तो उसमें तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म डेड हो गए। तो दही बनाने के लिए भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म चाहिए होते हैं ना। तो दही मतलब दही माइक पहले मैं आपको बताऊँ, दही जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एक्टिविटी से बनता है, ठीक है। तो हम उसमें कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे। अब हम लोगों ने अपने घर वालों को देखा होगा, पेरेंट्स ही करते हैं। तो वो दूध को बॉयल करके उसमें थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो, एकदम दूध बॉयल करके हाई टेम्परेचर पे नहीं। दूध बॉयल होता है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, तो उसमें जो दही रखा होता है उन्होंने पहले से, उसमें से थोड़े से दही के 1 या 2 चम्मच जो है वो उस दूध में डाल देते हैं। अब मुझे नहीं आता तरीका, लेकिन ऐसा ही होता है, कुछ डाल देते हैं। तो जो पूरा दूध में तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म था नो वन, क्योंकि हमने उसे बॉयल कर दिया था और उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डेड हो गए थे। तो वो जो दही था ना फ्रिज में पड़ा हुआ, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम दूध में डालेंगे दही की फॉर्म में, तो वो वहाँ पर जाके अपना वर्क करना स्टार्ट कर देंगे और वो उसको दही में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब एक बात याद रखिएगा, अब हमारे घर वालों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, बट दे आर मदर्स और उनको हर चीज़ का आइडिया होता है। तो वो देखें कि बॉयल दूध में डायरेक्ट दही नहीं डालते। अब साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बॉयल दूध में डायरेक्ट दही डाल देंगे तो आप सोचें कि एकदम जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे वो ऑटोमेटिकली फिर डेड हो जाएंगे, क्योंकि दूध का टेम्परेचर इतना हाई था कि जो अनफेवरेबल था दही के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। तो उसको जब हमारे घर वाले कब डालते हैं, जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। मदर्स तभी डालती है ना, दूध हल्का नीम गर्म होता है तब उसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो सूटेबल टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो वहाँ वो उसको दही में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारी डेली रूटीन में ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बेतहाशा काम है, अगर आप उसको नोटिस करें तो। नेक्स्ट पॉइंट है वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को अच्छे से धो के खाया करें। बाहर से आते हैं आप तब भी हाथ धोया करें। अगर आप किसी से बाहर हैंड शेक नहीं भी करते तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके हाथों से लग जाते हैं, फेस से लग जाते हैं। तो अपना हाथ और मुंह जो है वो अच्छे से वॉश किया करें, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी वॉश किया करें। अगर आपने वॉश करके फ्रिज में रखा है तो निकाल के दोबारा वॉश करके खाया करें, ऐसे नहीं खाया करें, ठीक है। और नाइफ्स, ठीक है, अपनी छुरी जो जिस भी चीज़ से आप काटते हैं, अगर आप फ्रूट को फोर्क से खाते हैं तो उसको भी अच्छे से आप, अगर स्पून से खाते हैं तो भी आप उसको भी अच्छे से वॉश किया करें। एंड कटिंग बोर्ड, और जिस कटिंग बोर्ड पे आप वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को कट करते हैं आप उसको भी अच्छे से, वो हर वो चीज़ जो आपने के खाने के दौरान यूज़ होगी आप उसको अच्छे से वॉश आउट किया करें, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग फूड, खाने के दौरान, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। कुक योर मील वेल, अपने जो खाना होता है उसको अच्छे से कुक किया करें। मोस्टली होता है जो हल्का, मतलब हम नॉर्मल सा कुक कर लेते हैं लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे के वैसे ही मौजूद होते हैं, वो आपकी बॉडी में चल जाएंगे और बस सारा कुछ ख़राब कर देंगे, ठीक है। तो अपने खाने को अच्छे से पकाया करें। खासतौर पे जो चिकन होता है इसको अच्छे से पकाया करें। चिकन में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। क्योंकि जो हाँ वो है मुर्गी वगैरह होती है, ये सब होते हैं, ये भी तो खाते हैं ना, ये तो थोड़ी ना कोई वॉश करके खाते हैं। चिकन को जो मिलेगा वो खाती जाएगी खाती जाएगी। तो चिक्स होते हैं ये सब, तो उनके साथ जो ज़मीन से उठा के खाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बेतहाशा होते हैं, तो वो इनके अंदर होते हैं। और ये मे भी इन्फेक्टेड हो, अगर इन्फेक्टेड हो तो इनको मत खाएं आप प्लीज़, आप पहले देख के इसको यूज़ किया करें। और अगर और इसको अच्छे से कुक किया करें ताकि इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाए, अच्छे से पहले वॉश किया करें, ठीक हो गया। अच्छा, ये लेक्चर इतना ही था, समझ आ ही गई होगी, अगर नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। इसके अलावा मैं अगेन कह रही हूँ, अगर कोई टॉपिक है आपने समझना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, नोट्स आपको मेल पे मिल जाएंगे। और अगर कुछ और समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज मैंने बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस बता दिए, वो सब आपने, सब ने, कुछ ही आप लोग अगर कर लें तो बहुत है, तो वो किया करें अपनी डेली लाइफ में ताकि हेल्दी रहें, सेफ रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।